पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास खत्म हुआ और मौलाना फजलुर रहमान ने जो मीडिया से बात करते बताया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और यूसुफ रजा गिलानी साहब मुश्तरका उम्मीदवार होंगे चेयरमैन सेनेट के लिए मुत्तहदा अपोजिशन के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फोरम से, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में इसका फैसला कल एक और कमेटी उसके सपोर्ट कर दिया गया। इंतहाई अहम ऐलान जो किया अपोजिशन की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्तें जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का बतौर इंतखाब सेनेटर उसको चैलेंज किया था और वीडियो सामने आई थी अली हैदर गिलानी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद MNAs के साथ, उसका नोटिस ले लिया है और कल उसकी तारीख मुकर्रर की है। इसमें जो डिमांड की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ये कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंतखाब जो इलेक्शन है उसका नोटिफिकेशन रोका जाए। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे किस तरह से प्रोसीड करता है, क्योंकि अपोजिशन ने अपने सारे पत्ते खोल के सामने रख दिए हैं कि वो पूरी तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब के पीछे खड़े हैं, उनको बैक कर रहे हैं और अगली उनकी मंजिल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना है। लेकिन हुकूमत ने इसको चैलेंज किया है कि जनाब आपको तो सेनेट बतौर सेनेटर जो नोटिफिकेशन है वही कल अदम करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत आपने जो जिस तरह से ये इलेक्शन जीता है और आपके साहबजादे जिन हरकत में मुलव्विस पाए गए हैं मुबैना वीडियोज़ में, उस वजह से ये हो नहीं सकता। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस पर बात करते हैं, क्या मामलात हैं, वीडियो कितनी ऑथेंटिक है, उसके लिए एविडेंस कितना चाहिए हो सकता है इसको प्रूव करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब इसके किरदार खुद ये मान रहे हों कि जनाब हाँ हम इस वीडियो में मौजूद हैं, ये हम ही हैं, तो फिर आगे किस तरह से चला जा सकता है, कानून इस हवाले से क्या कहते हैं। एक और केस भी नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब के करीबी लोगों के हवाले से सामने आ रहा है और आज इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज हुआ और चंद दस्तावेज़ात इस हवाले से आपके सामने रखते हैं। FIA ने भी तहकीकात की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात की, वज़ीर आज़म हाउस ने तहकीकात की और ये मामला है तकरीबन 430 मिलियन रुपए का। इस मामले का क्या बना ये भी प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद दोबारा कौमी असम्बली में तकरीर फरमाई, तो उसमें एक चीज़ जो इस दोनों खिताब में वज़ीर आज़म के कॉमन थी वो था लफ्ज़ एहतसाब। तो आज ये नज़र भी डालने की कोशिश करेंगे कि एहतसाब का अमल आखिर पहुँचा कहाँ पे। आज हमारी टीम ने काफ़ी सारी फहरिस्त निकाली और काफ़ी लंबी फहरिस्त निकाली कि जनाब किसको कब बेल मिली और उसके बाद उन केसेस का क्या हुआ। तो तमाम जितने बड़े बड़े केसेस थे एहतसाब के उनमें तो सबकी बेल हो चुकी। तो हुकूमत क्या कर रही है, नैब इस हवाले से क्या कर रहा है, हुकूमत की लीगल टीम क्या कर रही है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस हवाले से सवाल जवाब भी करने कुछ आगही मालूम करेंगे। और आगही इस मामले पर लेने के लिए बैरिस्टर शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म बशीर बराए दाखिला और एहतसाब, उनसे बेहतर कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अर्ली हेयरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। आप लोग चाहते हैं कि क्या अब नोटिफिकेशन ही ना हो यूसुफ रजा गिलानी साहब का, दूसरी तरफ अपोजिशन चाह रही है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बना दें? लेकिन पहले तो ये बड़ी खुशाइंद है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में कुछ तेज़ी दिखाई है, क्योंकि आपको याद होगा शायद आपने ही ब्रेक की थी वो न्यूज़ जिसमें जो कैंडिडेट थे उस वक़्त के सेनेट की सीट के लिए उनके साहबजादे सीधा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, उसको गार्ड करना है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल है 2018-3 में आइन के आर्टिकल में, उसके लिए ये है कि उन्होंने इसको रोकना है। तो उस वक़्त उस मामले को रोक लिया जाना चाहिए था, ये हमारा पहले दिन से ये इस्तदा थी, नहीं रोका गया। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ कि जो उस वीडियो में मनाजिर नज़र आए उसी मनाजिर का जो रिज़ल्ट था वो एक इलेक्शन के जो रिज़ल्ट की सूरत में नज़र आया। तो सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत हुई है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, मेरा एक कानूनी नुक्ता भी है, मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम बात की है उस एडवाइज़री ओपिनियन में जो वफाकी हुकूमत ने उनसे मांगा था सदर पाकिस्तान की वसातत से,
उसमें उन्होंने कहा है कि जो इसकी सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दायमी नहीं है, उस सीक्रेसी को सिर्फ उस इलेक्शन वाले दिन तक रखा जाना है। दूसरी उसमें जो अहम चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी जो आइनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के प्रोसेस में करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, उसके लिए हुकूमत ने पूरी असिस्टेंस भी दी। हम एक काबीना का एक वफ्द गया, 5 रुकनी वफ्द गया, उसने पूरे इलेक्शन कमीशन में जो जितने मेंबरान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की तरफ से तमाम असिस्टेंस, यानी कि अगर वो ये अपना इरादा करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनो अमल करना चाहते हैं तो इलेक्शन से पहले हमने उनको पूरी असिस्टेंस टेक्नोलॉजिकली भी कहा कि ये किया जा सकता है। खैर उनको ये लगा कि उनको उसको 4 हफ्ते चाहिए, हमें उस पर भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है। उसके बाद आ जाते हैं कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ जिसके ऊपर हमें एतराज़ था वही रिज़ल्ट के सूरत में सामने आई। अब ये 2 चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। या तो किसी अगर मेंबर ने अपनी कोई ज़मीर की आवाज़ सुन के कोई फ़ैसला किया तो वो एक बात तो की जा सकती है, लेकिन यहाँ सबूत किसी और तरफ जा रहे हैं। सबूत इस तरफ से जा रहे हैं कि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ है वो वीडियो जिसमें कैंडिडेट का बेटा वोट ख़रीदते हुए पैसों की बात करते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी वो वीडियो है या ऑडियो है जिसमें सिंध का एक वज़ीर कुछ मेंबरान से बात कर रहा है और उनको पैसे की ऑफ़र कर रहा है, ठेके देने की ऑफ़र कर रहा है। वो इंड्यूसमेंट आती है, ब्राइबरी आती है, क्रिमिनल ऑफेंस है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। उसके बाद आप इसमें सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन 168 है गालिबन, 159 है, 157 है, 168 है, ब्राइबरी है। इसका सेशन के सामने, सेशन जज के सामने इसका ट्रायल चलना है, उसको सज़ा हो सकती है, 3 साल सज़ा है। ये सीरियस ऑफेंसेस हैं जो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा हैं 2017 के। अच्छा, अब आगे आ जाइए। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि जी हमने पैसे नहीं चलाए। देखिए 2 लोग इसमें जो थे वो पीडीएम की तरफ से जो हरकत में थे, एक उनके साहबजादे और सिंध की हुकूमत के वजीर सीधा सीधा खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये वीडियोस दिखाता हूँ, इस पर बहुत सारे नाज़रीन सवालात भी हैं, वो लीगल सवालात क्या हैं वो भी रखेंगे कि वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या ये साबित हो गया कि ये वीडियो सही है या नहीं। लेकिन जो बात हो रही है सिंध के वजीर की मुबैना तौर पे और पैसे के लेन देन की बातचीत हो रही है, वो क्या है? साबिक वजीर आज़म जो सेनेट के कैंडिडेट थे, सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं। नासिर शाह ने मुझे कहा है, रज़ाई साहब से मुझसे बात की है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं, हम आपको वहाँ पर सिंध में 5-5, 6-6 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, मैं भी फ़ोन करता हूँ, आप उसकी बात सुन लें, जो कहेंगे तरक्याती काम चाहिए, हम सारे तरक्याती काम करेंगे, जितने मर्जी के करेंगे। 10 करोड़ के चाहिए, 10 करोड़ के भी दे देंगे। उस 10 करोड़ में भी आपको पता है आधे होंगे आपके। मैं आपको वल्ला कह रहा हूँ आपके साथ जो होगा सबके साथ वही होगा, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा करूंगा ना तो वहां बात निकल गई, मैं उधर खराब हो जाऊंगा। जहां जहां सबको किया आपके लिए हम ज्यादा करेंगे। मैं बता रहा हूँ सिंध में लोगों को बहुत अच्छी ऑफर हुई है, हमारे बंदों को ऑफर तो यहाँ पर भी लोग बहुत कर रहे हैं। वो एक बंदा कह रहा है 16 करोड़ की ऑफर हुई है मुझे, वही 16 करोड़ तो करने 1 वोट के लिए, जहाँ हमने 20 वोट लेने रिजनेबल है। और हमें बाद में 10 नहीं, हमें 2 करोड़ का भी काम बाद में नहीं चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले जो करना है करते हैं ताकि हमारी कमर सीधी हो। दैट्स ऑल। तुम्हारा 11 मुझे बनना बताएं कराची में कौन है जो सुबह आपकी पेमेंट ले? कोई ऐसा बंदा है जो नासिर शाह और आपके दरमियान का बंदा होगा? यहाँ नहीं हो सकता पेमेंट का, यहाँ बहुत ऐसे यहाँ ज्यादा आंखें होंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच है, लेके कैसे जाओगे? नहीं, मेरी एक की कराची में करनी है। कस्टम का भी पूछ लेना, वो भी कराची चाह रहा कस्टम भी कराची चाह रहा हूँ। वो खैर है, ये तो हम आपसे कल भी बात कर लेते हैं ना, अभी रात में बता देंगे आपको। फाटा में, केपीके में, हर जगह एक ही रेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में हम कराची में आपसे भी नीचे रेट है क्या? एक रेट, दो रेट रिजर्व के 2 रेट, एक रेट एमक्यूएम का वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन सुनो, आपके लिए उन्होंने कहा है कि भाई इन पे कोई शक नहीं करेगा और ये बिल्कुल बेहतरीन लोग हैं, मैं ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, सबने कहा कि हम करते हैं इन पे ट्रस्ट, ये वोट दे भी देंगे। जी नाज़रीन, ये काफ़ी चौंका देने वाली वीडियो, बहुत से एंगल से अगर इसे देखा जाए तो हमें शर्मिंदगी भी होनी चाहिए और इसमें नेशनल सिक्योरिटी के भी सवालात उठते हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन के लिए चंद करोड़ रुपए लेके ये लोग अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर कौमी सलामती के बहुत से मामलात होते हैं जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में जाते हैं, सेनेट की जाते हैं और बहुत से हसास मामलात जिन तक पार्लियामेंट, जिसको सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, वहाँ पे उसके सामने आते हैं।
तो फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए भी ये काफ़ी बड़ी इंड्यूसमेंट बनती है कि ना पैसा फेंको और जो काम करवाना है यहाँ पे करवा सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट्स भी बनवा या गिरवा सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में अगर आप लोग खरीद लें और बिकने के लिए, तो आपको पता लग गया कि ये लोग तैयार हैं। बड़ा सवाल इसमें यह आता है कि क्या ये वीडियो ऑथेंटिक है। इसमें जो अली हैदर गिलानी साहब हैं, उन्होंने 7 बजे उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इकरार किया कि हाँ जी वो इस वीडियो में मौजूद हैं और पीटीआई के लोगों से मिले। क्या इकरार किया उन्होंने, आइए देखते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो एमएनए हजरात हैं, पीटीआई ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा। जी नाज़रीन, एक तो एतराफ़ अली हैदर गिलानी का आ गया इस वीडियो में, अब दूसरी साइड पे और लोग भी थे। तो उसमें हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उस हवाले से कराची के पीटीआई के 2 एमएनएस उन्होंने भी इकरार किया कि जी हाँ वीडियो में वो मौजूद हैं, एक फ़हीम खान और एक कैप्टन जमील। क्या था, कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। उस वीडियो में हम दोनों थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उस वीडियो में हम दोनों थे और मजीद भी उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर सवाल ही उठाया जाता है कि जी वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं और इसका जुडिशल एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। अब 2 इसमें जो पार्टीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि इस वीडियो में हम मौजूद थे। अब इस वीडियो की फोरेंसिक की ज़रूरत पड़ेगी आपको? देखिए, वीडियो की फोरेंसिक की ज़रूरत तो इसलिए नहीं पेश आएगी कि जो वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनकी तरफ से तो एक्सेप्टेंस आ गई है कि जी हम मौजूद थे। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात हो सकती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन ये जब दोनों का पब्लिक आ गया है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखिए ना, अभी जो पीटीआई की पिटीशन है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इसमें इंड्यूसमेंट हुई है, ब्राइबरी हुई है, धौंस धांधली हुई है, करप्शन हुई है। उसके लिए ये वीडियो की सूरत में भी आपके सामने है और रिज़ल्ट की सूरत में भी आपके सामने शवाहिद मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पब्लिकली एडमिट कर चुका है कि जी वीडियो में मैं ही मौजूद था और मैंने ही इन लोगों से बात की थी। अब ये चीज़ें सामने आने के बाद मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन फैक्चुअली लीगली इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि ये उनके ऊपर ना सिर्फ उनकी इलेक्शन एक्ट के तहत जिम्मेदारी है, बल्कि आइन की जो आर्टिकल है 218(3) उसके तहत ये उनकी आइनी जिम्मेदारी है। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, उन्होंने गार्ड करना है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना मुख्तसर फैसला है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा कल का जो दिन है उन्होंने जो समाअत अर्ली मुकर्रर की है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा बिकॉज पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। और जो आपने ये पॉइंट उठाया है ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। इसी पॉइंट की तरफ भी आते हैं। एक तो माशरे के लिए कितना अहम है, कल कलां को जब कोई एग्जामिनर है वो पेपर्स बनाता है वो लीक होता है। आप माशरे में कहाँ कहाँ करप्शन रोकेंगे जब लोग कहेंगे ना एमएनए जिन्होंने कानून साजी करनी है वो बिकते हैं, वो अपना ज़मीर बेचते हैं, तो आप करप्शन कहाँ पे रोकेंगे? और दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात भी इससे लिंक होते हैं कि जो लोग 2 टके के लिए बिक जाएं, वो कौमी जो राज हैं, इंड्यूसमेंट है बाकी गवर्नमेंट के लिए भी जी पैसा फेंकें और आप अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाके आप यहाँ पे जो मर्जी करवाएं, बाहर से बैठ के आप गेमें खेलें। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये सबसे अहम पॉइंट जो है कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है। जिस तरह से आपने कहा कि आपको नेशनल सिक्योरिटी की बहुत दफ़ा मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, आपको इन कैमरा ब्रीफिंग करनी पड़ती है। माजी में भी जब दुश्मन मुल्क ने हमले किए या हमारे साथ इस तरह के मामलात रहे, इन कैमरा ब्रीफिंग की जाती है। कौमी सलामती के इदारे इन कैमरा ब्रीफिंग करते हैं। अगर ये हालात हैं तो मुझे बताइए उनका क्या कॉन्फिडेंस होगा अपनी पार्लिमान और उसके अरकान के ऊपर कि कितना खुल के वो अपनी चीज़ें उनको बता सकते हैं, मुल्क की कौमी सलामती के राज उनके सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ हम ये डिमांड करते हैं कि जी हमें ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, पार्लिमान के सामने सबको आके जवाबदेह होना चाहिए, और जबकि ये इसलिए जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो फंडामेंटल है। मुल्क में डिसरप्शन लानी हो, इंतशार फैलाना हो, अगर ये तरीका है, और अब तो टीवी के ऊपर पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये कितना आसान है और इसको गार्ड करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसकी आइनी जिम्मेदारी है आइन के तहत वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, उसने अभी तक अभी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी उनके ऊपर ये लाजम है एक्शन लें, क्योंकि अगर ये इसको गार्ड नहीं करते तो इट इज़ एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म के इल्म में भी है कि कुछ लोग बिके, बल्कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने क्या बताया कि वज़ीर आज़म इल्म में क्या है, कितने लोग बिके, आइए देखते हैं।
ये जो 17 लोग जिन्होंने किया है ये इमरान खान के नोटिस में है। जो पैसों से गए हैं इमरान खान को उनका पता है, उनको पता है कि किस किस आदमी ने पैसे पकड़े हैं और किस किस बंदे ने किस किस को पैसे दिए। जी, उनको पता है कि किस किस को किसने पैसे दिए, यानी कि पैसे लेके बिके हैं, कितने लोग बिके हैं। ये वज़ीर दाखिला बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद क्या बताया कि कितने लोग बिके हैं, कितना उनके इल्म है कि कौन लोग बिके। आइए देखते हैं। हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बिके, यानी कि जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जिन्होंने अपने आप को बेचा, जिन्होंने अपनी कीमत वसूल की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है 15 से 16 लोग बिके हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये बताया कि 15 से 16 लोग बिके हैं। ये पैसे लेके बिके हैं या टिकट के एवज़ बिके हैं? देखिए, अब तो कोई इसमें शक नहीं रहना चाहिए कि इसके जो ख़रीदार थे वो दो तरह के लोग थे। एक आपके सामने एक बाली बयान आ गया गिलानी साहब के साहबजादे का कि उन्होंने क्या करतूत खिलाए। दूसरी तरफ जो दूसरी मोहतरमा है मरियम, उनकी भी तो आ गई। उन्होंने खुद फरमा दिया जी कि हमने टिकट के एवज़ लोगों को ख़रीदा है। तो इंड्यूसमेंट के लिए या ब्राइबरी के लिए पैसा तो काफ़ी नहीं है, आप कोई चीज़ भी कर सकते हैं। आप किसी को ट्रैप करने के लिए 10 तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, जिस तरह दुश्मन मुल्क की एजेंसी अपना एक्शन करती हैं और किसी को भी इंट्रैप करती हैं, तो ये भी तो उस तरह का काम किया गया है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या ये आपको लगता है कि ये वज़ीर आज़म के नोटिस में नहीं होंगी? बिल्कुल उनके नोटिस में है। नाम पता है वज़ीर आज़म को सारे? मेरे ख्याल में तो उनको बिल्कुल नाम पता होंगे। आपको पता है नाम? नहीं, मुझे कोई नाम नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं पूछूंगा नहीं, वैसे ही जानना चाहिए। देखिए, बात यह है अरशद के अभी चूँकि जो इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसी चीज़ों पर नज़र रखना, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मुझे पता है वो लोग बिके हैं। आपको खुद याद होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे और 2018 में कुछ MPs बिके थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा था बिके हैं, और मैंने खुद सबूत देखे हैं। इसी की बुनियाद के ऊपर उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। और आप भी कुछ अर्सा पहले आपने ही उस तरह की कुछ वीडियोस को ब्रेक किया था। तो ये चीज़ें शवाहिद होती हैं और लीडरशिप को पता भी होता है, और इस मामले में भी उनको पता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एजेंसी से ब्रीफिंग ले, पता लगेगा कितने पैसे चले। कोई एक रफ एस्टीमेट है कितने पैसे इसमें? देखिए, जो हमारा एस्टीमेट है कि इस सेनेट के इलेक्शन में अरबों रुपया चला है, और ये ज़रूर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अरबों रुपया चला है। बिल्कुल, 2-3 अरब रुपए से ज़्यादा चला है। मेरी ख्याल में से ज़्यादा चला है, क्योंकि आप रिजल्ट देखिए। ये जो जिस इलेक्शन को, जिस इस्लामाबाद की एक सीट को पूरी ये जो फजलू बाबा और 40 चोरों की एक जमात बनी हुई है, जो भी थोड़ी देर पहले कुछ फरमा भी रहे थे कौम से, इन्होंने इसके लिए पूरी प्लानिंग की हुई थी, बड़ी एक फ़ंड रेजिंग की हुई थी, कैश का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारी इतला में था, कभी पेशावर कैश पकड़ी जा रही थी, कभी इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे थे, और ये कैश ट्रांसफ़र हो रही थी। और ये बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है, जिस तरह से आपने पहले कहा, ये तो कोई बंदा भी, अगर आपके ये सबसे बड़ा कौमी सलामती का इदारा तो पार्लियामान होता है, जो हम सब का एक अमीन है, अगर उसके अंदर इस तरह की डिस्ट्रप्शन करना इतना आसान है कि कुछ अरब रुपए इकट्ठे करके आप उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और नाज़रीन, इसी हवाले से जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं उस झलक डालते हैं, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी जिक्र किया कि ये मामला सामने कैसे आया, कितने पैसे इसमें, और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और अब इलेक्शन कमीशन कल इस केस की हियरिंग करने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और सेनेट इंतखाबात के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, और जो वोट काउंटिंग है उसके हवाले से जानेंगे बैरिस्टर शहजाद अकबर से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कल हेयरिंग करनी है, और आज ये फैसला आया। लेकिन अब तक जो एक पुरस्कार खामोशी थी, और फिर एक जो प्रेस लिस्ट जारी किया गया जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या कहा कि उन्हें हैरत किस बात पर हुई, आइए देखते हैं। मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है, या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था
या जी बड़ा जबरदस्त इलेक्शन, अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुना। वैसे शहजाद अकबर साहब, क्या आपकी हुकूमत नाकाम रही है इस हवाले से कि इदारों में जो कॉन्फिडेंस था वो जो अपोजिशन जमातें उनके प्रेशर में आ गई, या कि नहीं बिल्कुल सही काम हो रहा है और तमाम इदारे बाकायदा तौर पे आज़ाद काम कर रहे हैं, या कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस रिलीज था आपकी हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है? देखें, जहाँ तक अदारों की आज़ादी की बात है तो अदारों की आज़ादी तो सिर्फ हमारे दौर में ये इंश्योर हुई है कि तमाम इदारे, चाहे वो एहतसाब का इदारा है, इलेक्शन कमीशन है, आज़ादी से काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि ये कोई बात हुकूमत नहीं कर रही है, पूरी कौम बात कर रही है। पूरी कौम ने मनाज़िर देखे हैं किस तरह से वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि हमने बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये देखिए कि एक ऐसा उम्मीदवार, अच्छा 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक उम्मीदवार जो है ज़्यादा वोट ले जाता है, दूसरा उम्मीदवार कम वोट ले जाता है, वो हार जाता है, और उससी जो उम्मीदवार जीतता है, उस उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार का साहबजादा 6-7 दिन पहले या 4 दिन पहले पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी तस्वीर चलती है, उसकी ऑडियो चलती है, वो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहा है। तो फिर ये अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि देखें इलेक्शन कमीशन का काम, दसका में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स जी रात को 3 बजे एक्शन लिया था, और इस दफा थोड़ा डिले। आपको लग रहा है डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, एक ही तरह से दोनों केसेस को डील किया जा रहा है? ये तो वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हमसे पूछ रहा है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, डस्का के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन आधी रात को भी जाग रहा है, सुबह 3 बजे भी जाग रहा है, बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज भी जारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो धांधली होती है, ये धांधली नहीं है तो और क्या है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की वो फुर्ती नज़र नहीं आती जो डस्का के अंदर आती है। हमको डस्का में जो भी इलेक्शन कमीशन तहकीक करना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह बिल्कुल ज़रूर करे, जो एक्शन लेना चाहता है वो ले, लेकिन हम ये कहते हैं वो तवाज़न कायम रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग, मैं उनको कहूँगा वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, मुजरमाना जहनीत के लोग हैं, धमकियाँ देते हैं, इदारों को धमकियाँ देते हैं, इदारों के ऊपर मगलूब हो जाते हैं। उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इदारे शायद उनकी हद तक आज़ादाना काम नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक, मैं समझता हूँ जो एक तहफ़्फ़ुज़ है इस बात के ऊपर कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ ज़्यादती होती रहेगी। तो ये इलेक्शन कमीशन की आज़ादी तो जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आज़ादी जो है ये मुनसफ़ाना तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी कि जहाँ पे गलत काम हो उधर वहाँ इस इदारे को बिल्कुल फेयर और बैलेंस काम करना चाहिए। अच्छा शहजाद अकबर साहब, आज एक एहतजाज भी हो रहा था इलेक्शन कमीशन के सामने, और जो केस है नाज़रीन के चंद दस्तावेज़ात मैं आपको दिखा दूँ। मियाँ खुर्रम रसूल एक कोऑर्डिनेटर थे, साबिक वज़ीर आज़म कहा जाता है मुबैन तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, और तकरीबन 430 मिलियन रुपए के मामलात हैं। और इस हवाले से जो ख़त ख़िताबत है वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। FIA भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर उनकी भी ख़त ख़िताबत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। और इसमें जो मोडस ऑपरेंडाई था वो बिल्कुल जो पैसे लिए गए कि पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड है तो एक पैरामाउंट एंड रेनबो कंपनी पार्क को बना देगी, पाक डेल्टा इंटरप्राइजेज है। आदिल साहब अगर ज़रा डॉक्यूमेंट दिखा देंगे एक्चुअल टाइटल और फेक टाइटल वाला, बिल्कुल। तो इसको नाज़रीन जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग जिसे तो वहाँ पे पैरामाउंट मॉडर्न हाउसिंग बन गई। बिल्कुल इसी तरह के मिलते जुलते नाम बना के बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई, और ये तकरीबन 430 मिलियन रुपए, और इसमें बाकायदा तौर पे जो बैंक का स्टाफ था वो भी इसमें मुलव्वस था। ये केस आपके इल्म में है कि FIA के पास भी गया और FIA ने इसकी कुछ तहकीकात भी की, और 2011 से चल रहा है, इसका कुछ नतीजा निकला? यकीनन आपने देखा तो होगा, नहीं देखा तो आपके सामने पेश है। देखिए अर्शद, ये जो केस है इसका जो सबसे मरकज़ी किरदार है वो वही शख्स है इस वक्त जो पूरी कौम की तवज्जो का महवर बना हुआ है, उसका नाम है यूसुफ रज़ा गिलानी। क्योंकि इस केस के अंदर जो आज ये साहब थे जिन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया और शायद प्रेस टॉक भी की, वो उनका तो कहना ये है कि उनके साथ फ्रॉड किया उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, उनकी माँ के ऊपर ये सारा हुआ। और पार्को जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर्स लिखे हुए उसमें ये मेंशन है, जी उसमें ये मेंशन है। और ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे, जो चेक्स दिए गए उसके नतीजे में, और वो एक और कंपनी में पैसे वहाँ पार कर लिए गए,
उनको ये बावर कराया गया कि उनको LPG का कोटा दिया जा रहा है और पैसा जो था उससे मिलती हुई नाम की एक कंपनी जो की थी जिसमें आपने कहा बैंक के लोग भी मुलव्वस थे, उधर से पैसे कैश करवा लिए गए और वो शख्स 2011-12 से लेके आज तक इंसाफ लेने के लिए दर बदर घूम रहा है। और जिस शख्स ने उसके साथ फ्रॉड किया, और पूरी कौम जानती है कि इस शख्स ने सिर्फ इसके साथ फ्रॉड नहीं किया, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया, और जिस चीज़ के ऊपर वो नाअहल हुआ, सजा याफ्ता हुआ, वो भी एक कौम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड था। यानी कि स्विस केसेस में चिट्ठी ना लिख के वो जो बर्बाद कर दिया, हमें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। वो 60-70 मिलियन डॉलर जो हैं वो भी उनको मिल गए जिन्होंने चोरी किए हुए थे, और उस चीज़ के ऊपर उनको नाअहल किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी अखलाकी गिरावट इतनी है कि वो जनाब बड़े इस वक्त सेनेट के चेयरमैन के तौर के लिए नामजद हो रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं, और एहतसाब का अमल क्या इसी तरह चलता रहेगा एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जो भी मावनत चाहिए हो एहतसाब के लिए, चाहे अदालतों को या नैब को, वो देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं आज पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को, जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीजें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप लोगों को सजा ही नहीं देंगे, आप जितने मर्जी कानून बना दें, वो करप्शन के खिलाफ, वो करप्शन नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना जितनी मदद चाहिए, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन हो नहीं रही, सजाएं नहीं हो रही, और पिछले 2.5 साल में जितने मेगा करप्शन केसेस थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, तमाम या तो जमानतों पे बाहर हैं, कन्विक्शन आप किसी की सिक्योर नहीं कर सके। क्या वजह है? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं वो सबसे ज़रूरी बात है कि जब माशरे में अखलाकी इक़दार गिर जाती हैं तो फिर सबसे बड़ा मसला आता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का कैंडिडेट है तो ये हमारी अखलाकी तनज़्ज़ुली की बहुत बड़ी निशानी है। तो इदारे क्या कर रहे हैं इस पर? इदारों को यही तो देखें, बात सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इदारों की है। प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने हार्मनी में काम करना है तो रिज़ल्ट निकलेंगे। उसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। हुकूमत उसको लीड नहीं करती है, हुकूमत उसके लिए मौके फराहम करती है। हुकूमत बारहा कह रही है, और यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी है कि इस वक्त जो तहकीकाती अदारे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं जिसमें बड़ी हाई क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन, अदालतों के बनने भी थी ज़्यादा, जजेस भी लग गए थे, वो लग गए। 30 के करीब अदालतें बन गई हैं। लाहौर में एडिशनल कोर्ट्स कायम हो गई हैं, इस्लामाबाद में कायम हो गई है। फेडरल गवर्नमेंट ने, आपको पता है, हमने अपने बजाय इसके कि हम नई बिल्डिंग बनाए, हमने एक हाउसिंग डिपार्टमेंट की पूरी एक बिल्डिंग जो है फेडरल गवर्नमेंट की, वो लाहौर में उनको दे दी है। इस्लामाबाद में एडिशनल बिल्डिंग दे दी है जहाँ पे जजेस बैठ सकें। जुडिशरी को एडिशनल जजेस लगाने के लिए कह दिया है। माजी में नवाज शरीफ के दौर में बिल्डिंग्स तो अच्छी बनाते हैं, कन्विक्शंस क्यों नहीं होते? देखिए, कन्विक्शन होने के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपके जो प्रोसीजर्स हैं उसको लेके चलना है, और आपको अपना एक अज़म दिखाना है प्रोसिक्यूशन में भी कि आपने इस चीज़ को परसू करना है। ये कॉम्प्लेक्स वाइट कॉलर क्राइम केसेस होते हैं, ये 2 दिनों में डिसाइड नहीं होते, लेकिन अगर आप तसलसल के साथ इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कन्विक्शन होगी। क्योंकि हमजा और शहबाज शरीफ का तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, और आपने कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बताया, बैंकिंग रिकॉर्ड भी है। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे हैं, गालिबन नहीं, शहबाज शरीफ साहब अंदर बैठे हैं फिलहाल। अच्छा, बाहर आने वाले होंगे, बीमार हैं वो। हाँ, हमजा शहबाज भी बाहर आ गए। देखिए, हमजा शहबाज की जो बेल हुई है वो मेरिट के ऊपर नहीं हुई है, हार्डशिप के ऊपर हुई है। हार्डशिप उन्होंने ये क्लेम की है जी कि मैं 2 साल से जेल में हूँ। अवाम को हार्डशिप नजर नहीं आता ना, उनको नजर आ रहा है कि बाहर है। यही तो हमारा सवाल है कि जो माल उन्होंने अवाम से लूटा है, अवाम के जो हालात हैं, वो हार्डशिप नजर आनी चाहिए। सजा मिलेंगी आपके ख्याल में कैसे? देखिए, अगर ये आपके पास एक लास्ट चांस है अकाउंटेबिलिटी के लिए, अब भी एहतसाब ना हुआ तो इस कौम ने फिर किसका एहतसाब देखना। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN Reznach Disney World zus par an.